हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आदिकाल हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, जितने भी लोग नए हैं चैनल पे वो जान लीजिए कि हिंदी साहित्य का यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जहाँ पे पूरा हिंदी साहित्य आपको डिटेल में थ्योरी करवाया जा रहा है। ठीक है, तो थ्योरी आपको बहुत कम ही मिलेगा यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा है कि आपको पूरा थ्योरी क्लास यहाँ पे दिया जाए। बहुत ही मेहनत करके ये पूरी पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। प्रथम कवि हो गया, यहाँ पे नामकरण हो गया, यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद देखिए किस किस के अनुसार यहाँ पे आदिकाल का नामकरण समय सीमा क्या रही है, यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है। तो ये हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। इसके बाद अब अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या आधार रहा है वो हमने देखा है। तो किस किस जो रचना है, ग्रंथ है, उसको आधार बना के यहाँ पे काल विभाजन किया गया, नामकरण किया गया, किस किस अनुसार नामकरण किया जाता है, ये सब हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में सभी चीज़ों को देखा है। हिंदी की उत्पत्ति आपकी किस प्रकार से हुई है, यहाँ पे ये सारा कुछ हमने कर लिया है। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने नहीं देखा है वीडियोस को देखिए। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना दी हूँ मैं इसका हिंदी साहित्य का, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने पूरा इतिहास ग्रंथ आपको कंप्लीट करा दिया है, तो वो वीडियो भी जाके ज़रूर देख लेना। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे ज़्यादा ही लेवल आपको करवाया हुआ है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं हो। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आदिकाल का वर्गीकरण। देखिए किस प्रकार से आप आदिकाल को पढ़ें कि आपको पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कई लोग तो यही समझ में नहीं पाते हैं कि क्या 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 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो समझ लीजिए, अपभ्रंश साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, नाथ साहित्य है, रासो साहित्य है, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको बांटा गया है और इसी सिस्टमैटिक वे में पूरी तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। और हमने अपभ्रंश साहित्य और सिद्ध साहित्य ये दो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम जैन साहित्य से स्टार्ट करेंगे। ये पूरी पीडीएफ जो आप देख रहे हैं, अपने आप में ये पूरी एक बुक बन सकती है। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसको मैनेज किया है, बहुत अच्छे से कलरफुल बनाया है, ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो पढ़ते वक्त। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूरी क्लास आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, ये पूरी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप जाके देखिए। और इसकी प्लेलिस्ट मिली है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको बहुत ही मिनिमम सा एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो है 299 रुपीज़, जो कि आपके मंथली रिचार्ज से भी कम है। ठीक है, तो आपके मंथली फ़ोन रिचार्ज से भी कम है। 299 रुपीज़ में पूरा हिंदी साहित्य, वो भी इतने डिटेल में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। आप लेना चाहें, अगर आप इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं। और इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सारे प्रोसीजर बता दूंगी। तो इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा। और क्या मिलेगा ये 299 रुपीज़ में, रुको ज़रा, तो मैं बता देती हूँ एक बार। 299 रुपीज़ में आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी। साथ ही जो भी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होंगे उसका विद एक्सप्लेनेशन, वो पूरा आपको फ्री में मिलेगा, इसी के साथ मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ मिलेगा। पीडीएफ भी मिलेगा हिंदी साहित्य करने का, साथ ही साथ पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगा। तो पूरा का पूरा हिंदी साहित्य आप 299 रुपीज़ में बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, 7,000 का जो आप कोर्स लेते हैं ना, मैंने भी ले रखा था जब मैं कर रही थी, तो उसमें भी आपको इतनी चीज़ें नहीं मिलती हैं। बहुत ही कम प्राइस पे आपको ये सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है, वो सिर्फ इसलिए ताकि आप इसको हर इंसान इसको ले सके। और जो एफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, अगर 299 रुपीज़ भी, तो आपके लिए पूरी क्लासेस फ्री हैं, बिल्कुल आपके लिए ही हैं। ये फ्री क्लास का आप लाभ उठाइए। बस आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मेरी मेहनत भी थोड़ी सफल हो, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आगे इस पे काम कर पाऊँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही जल्दी से। और पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, भूलिएगा मत। सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये सभी थोड़ा थोड़ा मैंने सबसे पहले बताया है कि एक इंट्रोडक्शन दिया है कि आखिर नाथ साहित्य में कौन कौन से लोग हैं, क्या रचनाएं हैं, रासो साहित्य में क्या है, लौकिक साहित्य में क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। ये सब हमने कर लिया है। ठीक है, तो हम सीधा पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं और ये आपको करवा दिया गया है। हम जैन साहित्य पे आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। ये है आपका सिद्ध साहित्य। देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे तरीके से आपको सभी चीज़ें कंप्लीट कराई गई है। मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। पूरे नगेंद्र की पुस्तक और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ के एक एक लाइन से मैंने सारी चीज़ें उठाई हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये रहा आपका जैन साहित्य। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी बातचीत के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे और अगले 1 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो चैनल को बिल्कुल आपको समय पे विज़िट करना है और मैं कोशिश करूँगी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र के जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। तो वो थे आपके जैन साहित्यकार। तो जैसे कि यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं, इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागुन, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। तो एक प्रश्न आपका यहीं से पूछ लिया जाता है कि जैन साहित्य में किस प्रकार की जो है शैलियाँ प्रयोग में आती हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। एक एक लाइन जो आपके यहाँ पे दिए गए हैं ना, सबसे आपके प्रश्न बने हुए हैं। मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊँगी तो वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी। देखिए, रास काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ रिपुदारन रास। रिपुदारन रास है, इसका समय डॉक्टर ओझा ने 905 ईस्वी बताया है। तो रास काव्य परंपरा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ये रिपुदारन रास, ठीक है। आगे देखते हैं, जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ है। ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। उपदेश रसायन रास किसका है? जिनदत्त सूरी का है। याद कैसे करेंगे? तो याद करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप किसी चीज़ से किसी चीज़ को रिलेट कर लीजिए। अब जैसे उपदेश है, तो ये जो जिन होते हैं ना, भूत पिचास जिन, तो वो जिन जो होते हैं बहुत उपदेश देते हैं, है ना, तो काफ़ी उपदेश देते हैं। तो जिनदत्त सूरी जो है उनकी रचना क्या हो जाएगी? उपदेश रसायन रास। किसी भी तरह से रिलेट कर लेना, आपको याद रह जाएगा बहुत ही आसानी से। एक जगह पे सारी रचना भी मैं दे दी हूँ आपको इसी PDF में, ताकि आपको पूरा हिंदी साहित्य पूरा आदिकाल का जितना भी रचना है उसको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। वो सारा कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। फैक्ट तो बहुत सारे दिए हैं मैंने, साथ ही साथ इसमें जितने भी आपके रचना है उसको अलग से मैंने डाला हुआ है। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहना, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और आदिकाल से कोई प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो इस PDF से बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? तो पंच पांडव चरित रास है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ, ये याद रखना है। अब ये याद कैसे होगा? तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर इसकी आप PDF ले लेते हैं तो आपको ये रोजाना आप इसको एक बार देख लीजिए, या अगर पॉसिबल नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं खुद से भी, है ना। मैं दोनों तरह की चीज़ें बता रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आपको PDF ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको इतनी सारी मेहनत मैं आपके सामने खोल के रख दी हूँ, पूरा दूध से मक्खन निकाल के मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आपके लिए ही है। तो बस इसका आप यूज़ कीजिए अच्छे से, और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ वो क्या है? पंच पांडव चरित रास। इस ग्रंथ का लेखक कौन है? तो शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका बनता है। अब देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य भी माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना जाता है। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे ही जैन साहित्य के बारे में से प्रश्न आपके बनते हैं। श्रावकाचार, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। आपने हिंदी साहित्य जब पढ़ा होगा, सबसे पहले आपने इसका नाम सुना होगा। तो सबसे पहला बात तो यही है कि ये हिंदी की सबसे पहली रचना मानी जाती है। देखिए, देवसेन द्वारा प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 333 ईस्वी में इसकी रचना की। इन्होंने अपभ्रंश में भी दब सहाव पयास, इसको अगर हम हिंदी में इसका अर्थ जाने तो द्रव्य, स्वभाव और प्रकाश नामक काव्य इन्होंने लिखा। किन्होंने? देवसेन ने, ठीक है। इनके बारे में और क्या बातें इंपॉर्टेंट है? तो हिंदी में लिखित उनकी अन्य रचनाएं हैं लघु नय चक्र और दर्शनसार। ये प्रश्न भी आपसे दर्शनसार पूछा गया है, लघु नय चक्र भी आपसे एक बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ श्रावकाचार ही देवसेन की रचना नहीं है, आगे भी आपको ध्यान में रखना है। अब श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है।
हिंदी में गृहस्थ के कर्तव्य पर भी विस्तार से विचार किया है। इसकी रचना दोहा छंद में है। ये सभी बातें आपको श्रावकाचार के बारे में ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसको आदि काव्य माना जाता है जैन साहित्य का। ठीक है, तो ये मुनिजिन विजय की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास किसका है? तो मुनिजिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास, ये ध्यान रखना है आपको, जैन साहित्य की परंपरा का प्रथम ग्रंथ किन्होंने माना है? मुनिजिन विजय ने माना है। और इसकी रचना किन्होंने की है? तो शालिभद्र सूरि ने की है। ठीक है, 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरि ने इनकी रचना की है। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन देखने को मिलता है। अब मैं आपको कोई जो इम्पोर्टेंट रचना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, जो कि कथा वस्तु जो है, इसका विषय वस्तु जो है वो आपको बता देती हूँ, ताकि आपको रिलेट कर पाएँ और आपको याद रहे, है ना। अब देखिए, ये यहाँ पे बात किया जाए तो भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन इसमें किया गया है। प्रस्तुत कृति में उनकी जो कथा वर्णित है उसमें इन्हें अयोध्यावासी वृषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है। भारत आयु में बड़े थे एवं पराक्रमी भी अधिक थे। वह अयोध्या के राजा बनाए गए और बाहुबली को तक्षशिला राज मिला। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्ध आदि का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। किसमें? भरतेश्वर बाहुबली रास में। तो ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक कई बार आपका जो है पात्र से प्रश्न बन जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वीर एवं श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ है। जो वीर और श्रृंगार रस से ये स्टार्ट हुआ है, आपका शुरू हुआ है, उसका अंत किससे हुआ है? निर्वेद से अंत हुआ है, यानी मोक्ष के भाव इसमें अंत में दिखाए गए हैं। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 205 छंदों में रचित यह एक खंड काव्य है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ वो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि सभी कुछ मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और आप एक से दो बार इसको रिवीजन कर लें और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चंदन वाला रास, समय पे अगर आप अपनी तैयारी को रखते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की, क्योंकि अगर आप समय पे सभी चीज़ों को करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा हिंदी साहित्य आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे और आपको बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन नहीं लेना पड़ेगा। अब देखिए, चंदन वाला रास प्रश्न आपका कितनी बार पूछा गया। झारखंड पीजीटी में ये क्वेश्चन आपका बना है। ठीक है, झारखंड पीजीटी में ये क्वेश्चन आपका बना है। इसका एनवीएस में एक बार ये क्वेश्चन आपका बना है। DSSS में तो 2-3 बार ये क्वेश्चन आपका बना है। तो चंदन वाला रास काफ़ी ज़्यादा पूछा था। किसकी रचना है? आस्कू की रचना है। 35 छंदों का ये एक लघु खंड काव्य है। इतनी ही बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, जिसकी रचना 1200 ईस्वी के आसपास इन्होंने की है, जालोर में। अब इसकी क्या कथा है चंदन वाला रास की, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए ताकि आप रिलेट कर पाएँ। तो इसकी कथा क्या है? नायिका चंदन बाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार कौशाम्बी के राजा शतानिक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उसका सेनापति चंदन बाला का अपहरण कर ले गया और एक सेठ को बेच देता है, और सेठ की स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिया। चंदन बाला अपनी सतीत्व पर अटल रहकर सब दुख सहती रहती है और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त होती है। तो इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करता है। तो ये आपको याद रहेगा। चंदन वाला रास चंदन बाला नाम की एक नायिका से संबंधित है, और ये प्रश्न आपका बनेगा तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। चंदन बाला रास किसकी रचना है? आसगू की रचना है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्थूलीभद्र रास, क्वेश्चन बोल रही हूँ। नेक्स्ट जो आपका रचना है वह स्थूलीभद्र रास। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैन साहित्य में। तो 1209 ईस्वी में रचित इस काव्य को जिन धर्म सूरी की कृति मानी जाती है। जिन धर्म सूरी की रचना है स्थूलीभद्र रास, याद रखेंगे। कोसा वैश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, और फिर भी इसकी जो भाषा है वह मूल रूप से हिंदी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे रचना और रचनाकार यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसको थोड़ा रिलेट करने के लिए मैंने कथा वस्तु भी डाला हुआ है ताकि आप इसको ध्यान रख पाएँ।
ठीक है। आप ये देखेंगे कि जैन साहित्य में ज़्यादातर जो कथा वस्तु है, जो विषय वस्तु है, उसका लक्ष्य यही है कि अंत में मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हो रही है, या फिर जो है जैन धर्म की दीक्षा, उनके प्रचार प्रसार की बात की जा रही है। तो ये चीज़ इसमें एक मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास किसकी रचना है? विजय सेन सूरी की रचना है। 1231 के लगभग लिखित इस काव्य में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। तो ये प्रश्न आपका नेट जीआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, यूजीसी नेट में। नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन है, किसमें है? रेवंत गिरी रास में है। और ये किसकी रचना है? विजय सेन सूरी की रचना है। और ये एक जगह पे जब मैंने लिखा है ना, वहाँ पे आप आसानी से इसको 2-3 बार पढ़ के याद रख सकते हैं। तो बिल्कुल कोई भी प्रेशर आपको नहीं लेना है, बस पढ़ते रहना है, ठीक है। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और बस सभी चीज़ों को आपको ग्रहण करना है। धीरे धीरे जो है सभी चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। नेमिनाथ रास, नेक्स्ट है आपका नेमिनाथ रास। इस काव्य की रचना किसकी ने की है? सुमति गनी ने की है। ये आपका आई थिंक बीपीएससी में भी पूछा गया है, आपका सुमेलित में, है ना, सुमेलित में पूछा गया है। और ये काफ़ी बार देखने को मिला है ये क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि किस एग्जाम में मैंने ये देखा है, बट ये हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका काफ़ी बना है, ठीक है। 1213 ईस्वी में ये इसकी रचना की गई थी सुमति गनी के द्वारा। 58 छंदों की इस रचना में कवि ने नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है और इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भावों की व्यंजना हुई है। इस रचना में अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी प्रमुख रूप से प्रयोग में लाई गई है। नेक्स्ट है हमारा हेमचंद्र। हेमचंद्र कौन है? तो गुजरात के सोलंकी होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, लोलंकी लिखा था आपका रामचंद्र शुक्ल में। रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है उसमें गुजरात के लोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के यहाँ इनका बड़ा मान था, बहुत ही इनकी पहचान थी। और इनकी जो रचना है वो है व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया ये प्रश्न आपका। सिद्धराज के समय में बनाया गया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश याद रखिएगा, इसमें ये 3 आपका है। हिंदी नहीं आता है, संस्कृत आता है, प्राकृत आता है, अपभ्रंश आता है, ये तीनों याद रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न आपका एक बन जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध पंक्ति है इनका, भल्ला हुआ जो मारिया बाहणी महाणा कंतु लज्जेज तू वसयंतियहु जड़ बग्घा गरु एंतु। तो ये जो पंक्ति है ये हेमचंद्र की है और ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये पंक्ति आपसे पूछी जाती है, इसीलिए आपको यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी कौन है? तो यह भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत, यहाँ पे देखिए नगेंद्र की पुस्तक में इनका वर्णन उतना नहीं किया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका सिर्फ रचना के माध्यम से बताया जाता है, डिटेल में कुछ नहीं बताया गया है। तो ये सब मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से लिया हुआ है, जो जहाँ से इम्पॉर्टेंट मुझे मिला है वो सब मैंने ले लिया है, ताकि किसी भी प्रकार की कुछ भी चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट जो छूटे नहीं। तो इसमें देखिए संवत 1241 में कुमार पाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है सोमप्रभ सूरी ने। तो सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमार पाल प्रतिबोध, याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, तो जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमार पाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं इसमें लिखी गई हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हुए हैं। अगला है आपका जैन आचार्य मेरुतुंग। मेरुतुंग के बारे में जानेंगे। तो प्रबंध चिंतामणि जो है इनकी एक संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। तो संवत 1361 ईस्वी में, ना डेट तो बहुत ही मुश्किल से पूछा जाएगा इसका। हाँ, रचयिता के नाम, रचना और रचयिता के नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए कि प्रबंध चिंतामणि जो है इनकी रचना है और भोज प्रबंध के ढंग का इन्होंने बनाया है, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए हैं इसमें, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका विद्याधर। विद्याधर इनका ग्रंथ का पता नहीं है, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जिससे विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए। और
इसे विक्रम 13वीं शताब्दी का समझा जाए। ये शुक्ल जी के अनुसार ये बातें इसमें कही गई हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा जैन साहित्य समाप्त हो गया। अब देखिए हम देखेंगे नाथ साहित्य। ठीक है, नाथ साहित्य में क्या क्या है। तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। इन्होंने भक्ति की है, विशेष रूप से देखा जाए तो अपने धर्मों का प्रचार प्रसार किया है, भक्ति की है, और यही वह कारण है जिसके वजह से इनकी रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल जो है अपनी पुस्तक में इन्होंने इनका जिक्र नहीं किया है, मतलब बहुत कम किया है, और बोला है कि ये साहित्य की कोटि की नहीं है, इनको हम साहित्य के दर्जे में नहीं ले सकते हैं। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ जब मैंने सिद्ध की बात की थी। सिद्धों को जब हमने पढ़ा था, सिद्ध साहित्य जब हमने पढ़ा था, तो ये सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, राहुल जी ने नाथ पंथ के सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। ये इसलिए आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि सिद्ध और नाथ एक दूसरे से बहुत ही मिले हुए हैं। उन्हीं की परंपरा का ही विकसित रूप जो है नाथ पंथ देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, इस पंथ को चलाने वाले कौन है? मच्छेंद्र नाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। विशेष रूप से अगर पूछा जाए तो गोरखनाथ होंगे, क्योंकि देखिए हालांकि गोरखनाथ के गुरु हैं मच्छेंद्र नाथ, लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रवर्तक की बात करें तो गोरखनाथ को माना जाता है। आगे देखिए, राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। और ये प्रश्न आपका बनता है कि किनके अनुसार क्या यहाँ पे बातें कही गई हैं। तो देखिए जो जो पूछा जाता है वो सभी कुछ यहाँ पे आपका मैंने डाल रखा है। तो उनका मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ। मतलब कि जब हम भक्ति काल में आपने पढ़ा होगा, संत काव्य है, फिर सूफी काव्य है, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये आपका 4 कैटेगरी है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जब हम भक्ति साहित्य पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम उसमें समझेंगे। ठीक है, तो देखिए संत जो काव्य हैं वो नाथ संप्रदाय से ही विकसित रूप है, ये कहा जाता है। ठीक, इनके द्वारा, राम कुमार वर्मा के द्वारा। हालांकि इसको काफ़ी लोगों ने फॉलो किया, काफ़ी लोग ये मानते हैं। तो जिसके प्रथम कवि कौन थे? कबीर जो संत कवि थे, ये जो है नाथ साहित्य को काफ़ी फॉलो करते थे, और इसीलिए कबीर का नाम यहाँ पे आता है। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है जो कि काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम ही प्रसिद्ध है। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सभी नाथ साहित्य से ही संबंधित है, चाहे वो सिद्ध मार्ग है, योग संप्रदाय है, अवधूत मत पूछा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, अवधूत मत। ठीक है, या फिर अवधूत संप्रदाय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोरखनाथ के बारे में। तो गोरखनाथ जो है वो संप्रदाय के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। और गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। तो ये भी प्रश्न आपका बनता है। यहीं पे मैं आपको ये बात हाईलाइट करना चाहूँगी कि गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ कौन थे? तो शिव थे, शिव ही आदिनाथ थे। नाथ कौन थे? तो शिव थे आदिनाथ। और ये प्रश्न आपका काफ़ी बार बना है प्रश्न, ये आपका बीपीएससी में भी एक बार पूछा गया है, इसके बाद ये काफ़ी बार आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ कौन है? शिव हैं। उनके पश्चात मच्छिंद्र नाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने ही कर दिया था। और राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? 845 ईस्वी माना है। अब अनेक लोगों ने अलग अलग माना है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 9वीं सदी का माना है, और रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं सदी का माना है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल, इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है इनके ऊपर, और 11वीं सदी माना है इन्होंने। ठीक है, तो सबके जो है यहाँ पे अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वो शुक्ल जी के मत से सहमत है। नवीन खोजने के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल हुई कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं सदी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। इनके ग्रंथों की संख्या पूछी जाती है, 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर बर्दवाल ने केवल 14 रचनाएं ही इनकी
इनके द्वारा रचित मानी है। तो दोनों ही यहाँ पे बातें आपको याद रखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करें रचना की। इनकी रचना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो सब्दी, पद, प्राण सांकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। शिष्यादर्शन, नरवे बोध भी पूछा गया है। अभय मात्रा योग भी पूछा गया है। आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक पूछा गया है। ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा, ये सभी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पूछा गया वो मैंने लगा भी दिया, हो सकता है कुछ मेरे नज़रों में ना आए हो, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये तो आपसे 1000 बार पूछा गया है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने गोरखबानी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया है, संपादन किया है। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्र निग्रह, पाप साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडली जागरण, शून्य समाधि आदि वर्णन देखने को मिलते हैं। इन्हीं विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। तो इनकी रचनाओं में क्या क्या चीज़ें मिलती है, ये भी प्रश्न आपका बनता है। यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि वो तो क्या कर रहे हैं, वो तो भक्ति कर रहे हैं, वो तो साहित्य रचना नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं। उन शून्य समाधि की चीज़ें हैं, उसमें वैराग्य है, साधना है, तो इसको इन्होंने अलग कैटेरिया में डाल के रखा हुआ है रामचंद्र शुक्ल ने, इसीलिए वो नहीं मानते। और ये प्रश्न आपका बीपीएससी में पिछली बार भी आया था और इस बार भी TRE 3 में आया था, तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नाथ पंथ में एक चीज़ और है जो काफ़ी पूछी जाती है, हठ योग क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। गोरखनाथ ने हठ योगी का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ क्या होता है, सूर्य, और ठ का अर्थ क्या होता है, चंद्र, और सूर्य और चंद्र के योग को ही हठ योगी कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है कि हठ योग में ह का अर्थ क्या है, और वहाँ पे दिया जाएगा सूर्य, चंद्रमा, तारे, सब कुछ दे देगा ऑप्शन में। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके बने हैं काफ़ी बार। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ ने ही, इस प्रकार के प्रश्न ही जो है आपको गलत करवाते हैं एग्ज़ाम, और आपके सिलेक्शन से आपको दूर करते हैं। तो जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो हर कोई कर लेगा, आप भी कर लेंगे और हर कोई कर लेगा। आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपको ऐसी चीज़ें करनी हैं जो अन्य लोगों से आपको थोड़ा अलग बनाता है, और इसीलिए ये इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, ताकि आप सिलेक्शन अपना ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ ने ही 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। अन्य कवि की अगर हम बात करें, नाथ साहित्य में और भी कुछ अन्य कवि हुए, लेकिन उनकी कुछ रचनाएं उतनी पॉपुलर नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ उनके नाम जान लीजिए। हालांकि काफ़ी ईजी है, क्योंकि अंत में आपका नाथ लगा हुआ रहता है। तो देखिए, नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया उसमें है चौरंगी नाथ, गोपीचंद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ये कि किससे संबंधित है गोपीचंद, सिद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से, और आप बहुत लिटरली मानिए काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो याद रखिए, गोपीचंद जो है वो नाथ साहित्य से है। चुनरक नाथ, भरथरी भी आपका काफ़ी पूछा जाता है, जिसमें नाथ नहीं लगा है ना, अरबत के, वो क्वेश्चन आपका बनता है। जलंधरी नाथ, ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते। इन कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मकता तथा खंडन मंडन का प्राधान्य है। 13वीं शताब्दी में इन सभी ने अपनी वाणी का प्रचार किया। यह सभी हठ योगी प्रायः गोरखनाथ के भावों का ही अनुकरण करते थे, अतः इनकी रचनाओं का कोई उल्लेख विशेषता नहीं मिलती है। गोरखनाथ की हठ योगी साधना में ईश्वरवाद व्याप्त है। इन हठ योगों ने उनका प्रचार किया और रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ। तो यही है जो रहस्यवाद को आगे और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, और इसी प्रभाव से भक्ति काल में कबीर ने इनका अनुसरण किया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कबीर की रचनाओं में काफ़ी ज़्यादा रहस्यवाद आपको देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा आपका जैन साहित्य और पूरा नाथ साहित्य। अब हम समय है अभी हमारे पास, तो अभी हम रासो साहित्य देखेंगे। हो सकेगा तो आज पूरा आदिकाल हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बस आपको समय पर बने रहना है। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो कृपया इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मेरी मेहनत भी थोड़ी सफल हो जाए। और सब आपके ऊपर है, तो बस आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं रासो साहित्य को। रासो साहित्य की व्युत्पत्ति की बात करें तो यहाँ पे एक प्रश्न आपका जो है इससे पूछा जाता है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है।
सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान जो है गार्सा तासी, इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूई से माना है। तो ये प्रश्न आपसे बनता है, काफ़ी बार बनता है। तो देखिए गार्सा तासी ने क्या कहा है, राजसूई कहा है। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रसिक कहा है। ठीक है, इनका तो क्वेश्चन हमने नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें रामचंद्र शुक्ल से प्रश्न बनता है। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार मार्क कर लो इसे। रासक, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका हमने पूरा यहाँ पे दिया गया है कि रासक, रासय, रासा और रासो, इस प्रकार से इनका यहाँ पे दिया गया है कि रासक से किस प्रकार रासो शब्द आया। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा ने भी इनको समर्थन किया है, और यही प्रायः मान्य है रासक। तो याद रखें, रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है, ये ही सर्वमान्य माना गया। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी रासों का भी परंपरा का 2 वर्गों में विभक्त किया है। अब देखिए यहाँ से आपको रासो साहित्य को समझने में काफ़ी आसानी होगी। पहला तो है आपका धार्मिक रास काव्य परंपरा, इसमें पूरा रास ग्रंथ आपको समझ में आ जाएगा। एक साथ मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ देखिए, धार्मिक रास काव्य परंपरा और ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। ठीक है, एक है आपका धार्मिक, एक है ऐतिहासिक। धार्मिक रास काव्य परंपरा के अंतर्गत क्या है, उन ग्रंथों को लिया जा सकता है जो जैन कवियों द्वारा लिखे गए हैं, और जो जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों का चरित्र नायक बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पे जैन साहित्य से संबंधित है, तो आपको पहले भी याद होगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने मुनि शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रास कवि निर्धारित किया है, और यही बात यहाँ पे भी कहा जा रहा है। इसी परंपरा के कुछ अन्य ग्रंथ आए और उनकी रचनाएं हैं, जिसका विवरण यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, एक एक करके इसको ध्यान में रखना है। ये जैन साहित्य भी इसमें संबंधित है, ठीक है, और ये और ऐसे हैं, लेकिन नाम से रास भी है, तो इसीलिए जो रासो साहित्य है उसमें आपका एक जैन साहित्य से संबंधित है और एक ऐतिहासिक से संबंधित है। तो देखिए, हम पहले यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं, जिसको हम रासो काव्य तो नहीं कहेंगे, पर हम इसको क्या कहेंगे, आपके धार्मिक रास काव्य के अंदर लाएंगे। तो ये है आपका बुद्धि रास, किसका है, शालिभद्र सूरी। ये आपको बस नाम याद करना है, इससे और कुछ आपसे नहीं पूछने वाला। तो बुद्धि रास का मुनि शालिभद्र का है ये। चंदन बाला रास अभी करवाया था आपको, कवि आसगु का है ये, एक जगह पे मैंने यहाँ पे दे दिया है। जीव दया रास किसका है, कवि आसगु का है। अस्थुलीभद्र रास जिनी धर्मसूरी। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी। नेमिनाथ रास सुमति गुनी, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ वैसे जैन साहित्य में। कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक की है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कच्छुली रास आपका जो है काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जिन पदम सूरी रास, ये किसका है, सार मूर्ति का है। पंच पांडव चरित रास किसका है, शालिभद्र सूरी द्वितीय का है। ठीक है, ये हमने ऊपर किया था। गौतम स्वामी रास का है, रास किसका है, उदयवंत का है। तो ये पूरा आपको यहाँ पे दिख गया अच्छे से। अब देखिए, इसके बाद आपका कुछ रासो काव्य परंपरा है, अभी पहले इसको पढ़ लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इन सभी कृतियों में कृतिकाओं का उद्देश्य तत्व का निरूपण करना है। इनके कथानक का स्रोत क्या है, जैन पुराण है। ध्यान रखेंगे, इनका क्या स्रोत है, जैन पुराण है। तथा इसमें प्रबंध शैली का निर्वाह सफलतापूर्वक किया गया है। छंद की विविधता इन रास काव्यों की प्रमुख विशेषता रही है। अब देखिए, ऐतिहासिक रासो काव्य के अंतर्गत क्या होता है, तो वैसे ग्रंथ होते हैं जिन्हें वास्तविक रूप से आदिकालीन हिंदी रासो काव्य परंपरा के अंदर स्थान दिया जा सकता है। तो ऐसे जो होते हैं वो आपके ओरिजिनल कह सकते हैं हम, वास्तविक रूप में वही आपका रासो काव्य कहलाता है। और रासो काव्य हम कहते किसको हैं, तो वो भी आप एक बार देखिए। वैसे कवि जो चारण कवियों द्वारा रचित वीर गाथा काव्य इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हिंदी रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले जो ग्रंथ हैं उनकी सूची यहाँ पे दी गई है, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। जैसे यहाँ पे पहला है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो किसका है, नरपति नाल का है। पृथ्वीराज रासो किसका है, चंद्रवरदाई का है। परमाल रासो किसका है, जगनिक का है। बुद्धि रासो किसका है, जलहन का है। देखो, ये याद रखना कि बुद्धि रास हमने पढ़ा था ऊपर, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। ये है आपका बुद्धि रास, रास, ठीक है, रासो नहीं है, रासो अलग चीज़ है, रास अलग चीज़ है। तो बुद्धि रास किसका है, मुनि शालिभद्र का है। और यहाँ पे प्रश्न आपका पूछ सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए,
बुद्धि रासो किसका है? जलहन का है। ठीक है, जलहन कौन था? तो चंद्रबरदाई का पुत्र था। जब हम अभी पढ़ेंगे रासो साहित्य के अंतर्गत चंद्रबरदाई को, तब हम और अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, विजयपाल रासो, विजयपाल रासो किसका है? नल सिंह का है। हमीर रासो किसका है? सारंगधर का है। और खुमान रासो किसका है? दलपति विजय का है। इस सब को हम अभी डिटेल में थोड़ा देखने वाले हैं। ठीक है, तो तसल्ली से बस आपको देखते जाना है, ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेगी। कैसी लगेगी आपको क्लास, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि चीज़ें आपको समझ में भी आ रही हैं या नहीं। इस प्रकार से मैं इसको कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ, ये सब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये पूरा आदि साहित्यिक तो मैं आपको कंप्लीट कराने ही वाली हूँ, चाहे आपको पसंद आए चाहे नहीं आए, क्योंकि ये मैंने ठान लिया है। कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता है, तो जिनको आ रहा है, जिनके लिए हेल्प हो रही है, उनके लिए मैं ज़रूर करूँगी, है ना। तो चलिए अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐतिहासिक रासो काव्य की कई प्रयास राज्य आश्रित थे। सबसे पहले तो यही बात आपको ध्यान रखना है। रासो काव्य परंपरा में क्या होता है कि राज्य आश्रित होते हैं और राजा की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, जिनका उद्देश्य क्या होता है? अपने आश्रय दाता के शौर्य और ऐश्वर्य की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना। यद्यपि इन ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख है, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव और कल्पना की प्रचुरता ज़्यादा है। तो ऐतिहासिकता क्या है? कम है। जब आप आदिकाल की प्रवृत्तियां पढ़ेंगे, जो कि प्रवृत्तियों से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, अंतिम में आपको देखने को मिलेगा आदिकाल की प्रवृत्तियां, वो भी मैंने इसमें डाला हुआ है। तो आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा कि ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है, लेकिन कल्पना प्रचुर मात्रा में इसमें दी गई है। और यही जो है आगे चल के रीति काव्य, इसको लेकर के रीति काल में जो रचनाएं होती हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं। वो भी आश्रयदाता के शौर्य वर्णन गुणगान करते हैं, इसमें भी होता है। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आगे देखिए, पुराने राजस्थानी एवं अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा अर्थात पिंगल का प्रयोग भी रासो काव्य ग्रंथ में हुआ है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। वीर रस की सहज अभिव्यक्ति एवं मध्यकालीन सामंतवादी जीवन के यथार्थ चित्रण की दृष्टि से रासो काव्य परंपरा के ग्रंथ महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले खुमान रासो। खुमान रासो क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 9वीं शताब्दी की रचना मानी है, क्योंकि इसमें 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण है। राजस्थान के वृत्त संग्राहकों ने इसको 17वीं शताब्दी के रचना बताया है। अब ये कौन है? मोतीलाल मेनारिया। यहाँ पे मैंने नाम नहीं डाला है, आगे शायद लाल इधर पीछे मैंने डाला हो। ठीक है, मोतीलाल मेनारिया, खास करके इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, मेनारिया। तो इन्होंने क्या किया है? 17वीं शताब्दी बताया है इसको, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्रों, नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है, और इसी आधार पर इसको आदिकाल की रचना नहीं मानना चाहते हैं। कौन? राजस्थान के जो वृत्त संग्राहक हैं वो। ठीक है, इस रचना के रचयिता कौन है? दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय, ये आपका जो है रचयिता है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति कहाँ है? पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 5000 छंदों का विशाल महाकाव्य ग्रंथ है और राजाओं के युद्धों एवं विवाहों के सरल वर्णन से इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ है। इसमें नायिका भेद, षट ऋतु आदि के चित्रण भी मिलते हैं और राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। इसमें दोहा, सेवैया, कवित्त आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं तथा इसकी राजस्थानी भाषा हिंदी, राजस्थानी हिंदी इसकी भाषा है। ठीक है, आगे देखते हैं बीसलदेव रासो के बारे में। बीसलदेव रासो क्या है? इस ग्रंथ की रचयिता कौन है? नरपति नाल है। 1155 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की। मोतीलाल मेनारिया, ये जो है 16वीं शताब्दी के नरपति नामक एक गुजराती कवि को इसका रचयिता बतलाते हैं, तो वही है नरपति नाल। बीसलदेव रासो मुख्यतः गेय काव्य है। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंद की एक प्रति का संपादन किया है और यह बीसलदेव रासो का मूल रूप बताया जाता है। ये भी बात आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, बीसलदेव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग,
पुनर्मिलन की कथा का सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है। अब ये प्रश्न आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है, इसके नायक नायिका का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कितने खंड हैं ये भी पूछा जाता है। तो सभी को थोड़ा सा हम विस्तार से समझेंगे। इसे 4 खंडों में विभक्त किया जाता है। प्रथम खंड में क्या है, तो अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव का परमार वंशी राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह दिखाया गया है। द्वितीय खंड में क्या है, तो रानी के व्यंग से रुष्ट होकर के राजा उड़ीसा चले जाते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि कहाँ चला जाता है, राजा उड़ीसा चला जाता है। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, तो 12 वर्षों तक चला जाता है। 12 वर्ष तक उड़ीसा में रहता है बीसलदेव और उसके विरह में रानी राजमती अधिक वेदना अनुभव करती है। और रानी का विरह वर्णन जो है वो तृतीय खंड में है। ये खंड से प्रश्न आपके बनते हैं, तो बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। और चतुर्थ खंड में जो है इनके दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। तो ये बहुत सारे जो है खत लेख भेजती हैं अपने पति को, और इसके बाद जो है इनका जो है पुनर्मिलन हो जाता है। तो ये आपका खंड में प्रश्न पूछा जाता है। बीसलदेव रासो 125 छंदों की एक प्रेम परक रचना है, जिसमें संदेश रासा की भांति ही विरह की प्रधानता ज़्यादा देखने को मिली है। राजमती, याद रखिए, राजमती प्रश्न से काफ़ी बार पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने बीसलदेव रासो की भाषा राजस्थानी माना है, जिसका व्याकरण अपभ्रंश के अनुरूप है। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा तो पूछा नहीं जाएगा। मैंने बहुत सारी जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताई हैं आपको। आगे देखिए, हमीर रासो। हमीर रासो हालांकि ये तो है नहीं, इसमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमीर रासो के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो प्राकृत पेंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिले थे। किसको मिले थे, रामचंद्र शुक्ल को, और उन्होंने इस पुस्तक अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। उनका अनुमान था कि हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन, हमीर की प्रशंसा चित्रित होती है, और किंतु यहाँ पे इनका वर्णन जो है किसमें, प्राकृत पेंगलम के तरफ दिखने को मिला था इनको, कि ये सब जो है हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन किया गया है, और हमीर की प्रशंसा भी उसमें चित्रित की गई है। तो ज़रूर ही ये हमीर रासों के ही तत्व होंगे, ये इनका अनुमान था। किनका, रामचंद्र शुक्ल का। किंतु राहुल जी ने उन पदों को जर्जर नामक किसी कवि की रचना घोषित कर दी थी। हरिहर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। अतः सारंगधर कृत हमीर रासों का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। अभी तक इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हमीर रासों किसकी रचना है, तो सारंगधर आप आंसर करेंगे। ठीक है, सारंगधर की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने, ये आपको याद रखना है। प्रथम कवि, प्रथम रचना, ये सब मैं आपको ऊपर करवा चुकी हूँ, तो बिल्कुल कुछ भी छूटा नहीं है। बस टेंशन नहीं लेना आपको, ध्यान से बस पढ़ते रहना है। इन्होंने चंद्रबरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राज्य कवि माना है। क्या माना है कि पृथ्वीराज चौहान के ही समकालीन थे ये चंद्रबरदाई। ठीक है, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। उनके जन्मकाल के संबंध में कई धारणाएं हैं, कई लोग अलग अलग तरह से जो है इनका मानते हैं। शुक्ल जी क्या मानते हैं, तो शुक्ल जी ने इनका जन्म 1168 ईस्वी माना है, तथा लिखा है कि रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे, और इनके पूर्वज की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ। और उनका एक महाराज हैं पृथ्वीराज, उनका भी जन्म, दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ, और दोनों ने इस दुनिया को छोड़ा भी एक ही दिन था। ये कहना था उस रासों के अंदर दिया गया था रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, कि पृथ्वीराज रासों में ये वर्णन है कि पृथ्वीराज का जन्म और इनका जन्म एक ही साथ हुआ था, और मृत्यु भी एक ही साथ हुआ था। ठीक है, चंद्रबरदाई के 4 पुत्र थे, जिसमें से चतुर्थ यानी कि चौथा पुत्र कौन था, जल, जिनको जलहन भी कहते हैं। ठीक है, तो जिस समय पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर ले जाता है पृथ्वीराज को,
तो अपने देश लेके जा रहा था, उसी समय चंद जी यानी कि चंद्रबरदाई भी महाराज के साथ चला जाता है और अपने पुत्र को पृथ्वीराज रासो सौंप जाता है। तो इस संबंध में एक प्रसिद्ध उक्ति है, प्रसिद्ध कथन है जो पूछा जाता है, पुस्तक जलन हत्थे दे चलिए गज्जन नृपकाज, मतलब राजकाज के लिए जा रहे हैं, पुत्र को पुस्तक देकर कि तुम इसे पूरा करना। अतः ये ध्यान रखना है कि जल यानी कि जलहन ने ही पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है। आगे देखिए, रासों की प्रामाणिकता पर ही काफ़ी विवाद है और यहाँ से आपका भर भर के क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिए, रासों की प्रामाणिकता के विषय में पर्याप्त विवाद रहा है। इस वर्ग के प्रमुख विद्वान हैं, जैसे कि सबसे पहले है अप्रामाणिक मानने वाले। अप्रामाणिक किसने माना है इसको? तो रामचंद्र शुक्ल हैं जिन्होंने अप्रामाणिक माना है। हालांकि ये काफ़ी अचंभित करने वाली बात है कि अप्रामाणिक मानने के बावजूद भी इन्होंने इसको अपने इतिहास का आधार बनाया है। मैंने आपको पढ़ाया है रामचंद्र शुक्ल ने किन किन रचनाओं को अपना आधार बनाया है, कुल 12 पुस्तक हैं। ये सब प्रश्न आपके बनते हैं, बिल्कुल आपके होठ पे होना चाहिए ये सभी आंसर, है ना। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दास, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीचंद्र हीराचंद ओझा। और बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछेगा और एक से ज़्यादा नाम दे देगा और ऑप्शन तो आप जानते हैं कि खतरनाक रहता है, तो इसीलिए आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। दूसरा वर्ग है आपका जो उन्होंने प्रामाणिक माना है। अब प्रामाणिक किसने माना है? तो श्याम सुंदर दास ने, मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या ने, मिश्र बंधु ने और कर्नल टॉड ने। ये 4 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना जिन्होंने प्रामाणिक माना है। अब कुछ वर्ग ऐसा था जिन्होंने अर्ध प्रामाणिक माना, यानी कि कुछ हिस्सा उनका ऐतिहासिक माना है उन्होंने, जो सच्चाई है, और कुछ उन्होंने काल्पनिक माना है, यानी कि अर्ध प्रामाणिक माना है। उसमें सबसे बड़ा नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जिन विजय। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इस प्रकार से कैटेगराइज किया हुआ, इसको याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो के जो संस्करण है वो 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा संस्करण है जिसका प्रकाशन काशी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है, जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासों का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय यानी कि खंड हैं और 16,306 छंद हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया बीपीएससी में, तो याद रखिएगा। इसमें समय का जिक्र है, 69 समय है इसमें, ठीक है। अब देखिए, द्वितीय संस्करण भी इसका प्रकाशित हुआ फिर, तो उसमें क्या था? उसमें 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन तो नहीं हुआ, किंतु अबोहर और बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं और 17वीं शताब्दी में ये लिखी गई। आगे देखिए, इसका लघु संस्करण बना फिर से तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें केवल 19 समय है। समय मतलब सर्ग। इन समय की इस संस्करण की हस्तलिखित जो है वो बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा संस्करण सबसे छोटा है और इसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मूल रासो माना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन जाता है। तो चौथा संस्करण जो है जिसमें 1300 छंद हैं, इसी को दशरथ शर्मा ने माना कि ये सबसे मूल रासो है। मूल रासो यही है, बाकी सभी चीज़ें काल्पनिक हैं। तो ये सभी बातें आपका जो है पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा लंबा था, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब हमने देख लिया। आगे है हमारा परमाल रासो। परमाल रासो किसका है? जगनिक का है, ठीक है। जगनिक की रचना है और ये महोबा के चंदेल वंशी राजा परमर द्विवेद का दरबारी कवि माना जाता है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? उसने इस काव्य में आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया है और उत्तर प्रदेश में इसे आल्हा या आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। ये आपसे काफ़ी बार पूछा गया, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में क्या जाना जाता है? आल्हा या आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गेयता के कारण ये लोक काव्य में प्रचलित है। तो ये क्या है? एक प्रकार का गेय काव्य है, ये भी आपको याद रखना है। गेय मतलब जो गीत की तरह गाया जाता है। रामचंद्र शुक्ल का मत है कि जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर इसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों में गांव-गांव में सुनाई पड़ता है। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। तो ये कहना है इनका। और आल्हा खंड नाम से चार्ल्स इलियट ने
1865 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका प्रकाशन किया था आल्हा खंड नाम से। ये काफ़ी बार आपका पूछा गया है, याद रखेंगे। चार्ल्स इलियट ने किस नाम से? आल्हा खंड नाम से किया था। तो याद रखिए यहाँ पे परमाल रासो नहीं कहेंगे आप, आल्हा खंड नाम से इन्होंने जो है इसका प्रकाशन किया है। और इसी की प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण कर उसे नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित किया था। और आल्हा शैली में रचित एक पंक्ति है, ये भी आप एक बार देखिए। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पंक्ति को याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है। ये क्या है? आपका आल्हा खंड का ही एक, आल्हा गीत का ही एक ये रूप है। ठीक है, आगे देखते हैं खुमान रासो। खुमान रासो आज रासो तक ही करेंगे। ठीक है, कल छोटा सा है लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य, उसको देखेंगे। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम उसको एंड करेंगे, तो क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। खुमान रासो में देखिए क्या है, तो खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। दलपति विजय हैं। और इस ग्रंथ का रचित नायक कौन है? मेवाड़ का राजा खुमान द्वितीय है। अन्य रासो काव्य ग्रंथ की भांति इसका रचना काल भी संदिग्ध है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 9वीं शताब्दी की रचना माना है, जो राजस्थान के वृत्त संग्राहक मोतीलाल मेनारिया। देखिए राजस्थान के वृत्त संग्राहक कौन है? मोतीलाल मेनारिया। मैंने कहा मैं इसे डाली हूँ पर मुझे याद नहीं था, ये बहुत ही नीचे मैंने डाला हुआ है। तो मोतीलाल मेनारिया ने इसे 17वीं शती का बताया है खुमान रासो को। ठीक है, इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति कहाँ है? पूना संग्रहालय में उपलब्ध है। और इस ग्रंथ की रचना 5000 छंदों में की गई है। वस्तु वर्णन के अंतर्गत नायिका भेद और षड ऋतु का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये सभी बातें इसमें आपको ध्यान रखनी खुमान रासो के अंतर्गत। श्रीधर एक और हम देखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे एंड करेंगे इसको। श्रीधर जो है, इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचना, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल के विजय का वर्णन है, जो उसे पाटन के सूबेदार जफर खां से प्राप्त हुई थी। तो इसका वर्णन पूरा किया गया श्रीधर की रचना रणमल छंद में। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। कल जो है हम लौकिक साहित्य देखेंगे। ढोला मारूदा दोहा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इनके विषय वस्तु को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे डाला हुआ है, आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल। बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है नेक्स्ट सेशन भी आपका। और आज का सेशन कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। हमने क्या क्या देखा है एक बार इसको हम यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे नाथ साहित्य, जैन साहित्य से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे देखिए जैन साहित्य, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमने पूरा यहाँ पे देखा किसने किसको क्या माना है। प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ किसे माना गया है। फिर यहाँ से हमने श्रावकाचार के बारे में पढ़ा, भरतेश्वर बाहुबली रास के बारे में पढ़ा, चंदन बाला रास के बारे में पढ़ा, स्थूलीभद्र रास के बारे में पढ़ा, रेवंतगिरी रास के बारे में पढ़ा, नेमिनाथ रास के बारे में पढ़ा। ये सब जो आपने देखा ये सब जैन साहित्य के से संबंधित हैं। ठीक है, सोमप्रभ सूरी ये सब जैन, मेरुतुंग विद्याधर ये सब हो जाएंगे। उसके बाद हमने नाथ साहित्य देखा। नाथ साहित्य के अंदर हमने गोरखनाथ को पढ़ा। ठीक है, ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट यही है और कुछ इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर इन नाथ साहित्य से संबंधित बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे, है ना। इसके बाद पूरा रासो साहित्य हमने देखा। रासो साहित्य में हमने देखा कि 2 तरीके से इसको बांटा गया है। एक है जो रास काव्य परंपरा है, एक है रासो काव्य परंपरा है। तो ये दोनों में बहुत अंतर है, ये बात आपको याद रखना है। तो रास काव्य परंपरा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, और रासो काव्य परंपरा जो है वो मुख्य रूप से आश्रित जो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, वीर गाथात्मक युद्धों का वर्णन उसमें देखने को मिला है। तो ये सभी चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, तो ये दोनों का मैंने कैटेगराइज किया अलग अलग से। ये सारा कुछ आप इसको देख सकते हैं, ये पूरा अलग अलग मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पूरा रासो फिर हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है सभी रासों को हमने ख़त्म किया। एक एक चीज़ हमने डिटेल में देख लिया है सभी कुछ। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो आप यहाँ पे रिपीट कर करके इसको बार बार देख सकते हैं। पूरी PDF आप इसका लेना चाहें तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। पूरी PDF प्लस पूरा हिंदी साहित्य का क्वेश्चन प्रैक्टिस, 10,000 से भी ज़्यादा प्रश्न, ये आपको विद एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी उसके अंदर होंगे। तो ये पूरी आपको मिल जाएगी इसी के साथ, PDF के साथ ही। ठीक है, ओनली
₹299 में। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और ये इतनी कम प्राइस में आपको इतनी अच्छी कंटेंट आपको मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, वीडियो को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में और पूरा ख़त्म करेंगे आदिकाल। इसके बाद हम आदिकाल के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके बाद हम भक्तिकाल पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा आदिकाल को बिना ख़त्म किए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पूरा मेरा मोटिव यही है कि जो भी पढ़ना है उसको कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बस अंत तक अगर मेरे साथ आप बने रहते हैं तो हिंदी साहित्य में आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये आपका इक्वली इम्पॉर्टेंट है, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एनवीएस का एग्ज़ाम हो, ईएमआरएस का एग्ज़ाम हो, डीट्रिपल का एग्ज़ाम हो, या फिर हिंदी स्टेट में स्टेट टेट टीजीटी पीजीटी किसी का भी एग्ज़ाम हो, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि साहित्य आपका बदलने वाला नहीं है। हर एक एग्ज़ाम में आपका हिंदी साहित्य का सिलेबस वही होता है, पर कुछ पर्टिकुलर आपके रचना दे दिए जाते हैं, उसको आप अलग से पढ़ेंगे। तो ये आपके लिए एक मेन पॉइंट है जिसको एक बार पढ़ के आप बहुत सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।